अपने जमींदार की वैभवशाली वन को देखते हो। मेरे बेटे राघव, इस बंकू ने हमारा सब कुछ चुरा लिया है, हमें मनुष्य से पशु बना दिया। यह बंकू हमारी शत्रु है, यह बंकू हमारे पुरखों के शवों पर खड़ा है। एक ऐसी ही रात थी जब मेरे पिता ने मुझे इस बंकू के प्रति घृणा सौंपी थी। आज तो बड़ा हो गया, लोग अपने बच्चे को संपत्ति देते, मवेशी देते हैं, भूमि देते, लेकिन मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। केवल यह घृणा है जिसे मैं तुझे सौंपता हूँ। भैया, मैं बुढ़ा उठाते उठाते बुढ़ा हो चुका हूँ राघव। मेरे पास शक्ति नहीं है, शक्ति प्राप्त करने वाले मार्ग का ज्ञान भी नहीं है, केवल यह घृणा है। पर तेरे पास एक जीवन पड़ा है। क्या यदि तू कोई मार्ग ढूंढना चाहे तो ढूंढ ले। क्या ढूंढ ले आजाद कर दिया। यही घृणा नागेश्वर और राघव राव की मैत्री का आधार बनी। राघव राव ने देखा कि संसार में प्रताप रेड्डी तो बहुत कम है और राघव विट्टी अत्यधिक, और यदि विट्टी आपस में एका कर ले तो इस बंकू की दीवारें अधिक देर तक खड़ी नहीं रह सकती। फिर राघव राव ने हौले से अपने जीवन की मुट्ठी खोली, वैर और घृणा के जलते हुए बहुत से क्षणों को देखा। उसका मुख एकदम से प्रकाशमान हो गया। चुंदरी, बीमार था और उसे 2 कमेलों का काम करना था, इसलिए वो तेजी से हाथ चलाकर रुई के फूल चुन रहा था। अपनी भुजाओं की थकान मिटाने के लिए वो धीरे धीरे गुनगुना रहा था। सहसा वो गाते गाते रुक गया, क्योंकि ठीक उसके सामने रुई के 2 घने पौधों के पीछे से एक युवती ऊपर उठी और उसकी ओर देखकर निर्व्यता से मुस्कुराई। राघव राव ने काल कोठरी में लेटे लेटे नेत्र मूंद लिए और चुंदरी को उसी प्रकार देखा जिस प्रकार उसने चुंदरी को प्रथम बार देखा था। ये क्षण बहुत कीमती था। जंगलों में घूमते हुए, पुलिस और फौज से छिपते हुए, कागज के कारखाने में काम करते हुए कई बार इस क्षण को अपने पास बुलाया और इससे शक्ति प्राप्त हुई, और कई बार इस क्षण को अत्यंत कोमल और दुर्बल बनाने वाला पाकर उसे अपने पास से दूर भगा दिया। इस समय भी इस क्षण को अपने पास बुलाते हुए उसने एक मधुर शांति और गहरी चुभन का अनुभव किया। एक मधुर शांति और गहरी चुभन का अनुभव किया। तुम राघव राव हो ना? हाँ, तो तू कैसे जानती है? और तू है कौन? मैं चुनरी हूँ, कबीले की लड़की हूँ, हमें सब पता रहता है। तू कहाँ रहती है? तेरे पिता कौन है? मेरे पिता का नाम भाग्य है। हम अपने कबीले के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आए, भोगावती नदी के तट पे रहते हैं। तू यहाँ रुई के खेतों में क्या कर रही है? तुम्हारी तरह फूल चुन रही हूँ, और क्या? वहाँ क्या करती है? फूल चुनती हूँ, और क्या? फूल चुनती हूँ, और क्या? इस पहले फल के पश्चात और भी कई फल आए, क्योंकि राम नौजवान था और चुंदरी भी जवान थी। इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि बीज बोया जाएगा और फसल काटी
उसके लिए एक अच्छी नर्तकी बनी और उसके लिए एक अच्छी नर्तकी बन गई। और उसके लिए एक अच्छी नर्तकी बन गई। उसके नृत्य को देखकर राघव राव के दिलो दिमाग में एक बंद पालकी का चित्र उभरा है जो रंगीन थी, नक्काशीदार थी। आमा को दिखा और दीजिए। जिसके दोनों ओर लाल ये एक धनुष है। काटे हुए पर्दे लटक रहे। पूरे यही डन हो जाए बहू। और जो पालकी आज खाली नहीं थी, जो पालकी आज खाली नहीं थी, जो पालकी आज खाली नहीं थी, जो पालकी आज खाली नहीं थी। ये किस खंडर में गया है चुंदरी? यहाँ कभी एक महल था राघव। यहाँ राजा अपनी रानियों के साथ नाचते थे, गाते थे। और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? हाँ, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। पर अपने ध्यान से सुनो, संगीत सुनाई पड़ता है, प्रेम का संगीत। क्या तुम्हें सुनाई देता है? नहीं, मुझे तो झिंगुरों की आवाज आ रही है। यह संगीत क्या कहता है जानते हो? कहता है कि यहाँ से भाग चलो, यहाँ सांप बिच्छू हो सकते हैं। सोचो यह रंगमहल फिर से आबाद हो गया है। वहाँ राजगायक बैठे हैं, पास ही राजवादक बैठे हैं, और तुम यहाँ राजा बनकर बैठे हो और मैं तुम्हारी रानी। हे चुंदरी, मुझे सपने मत दिखाओ। मैं कोई राजा नहीं, मामूली मिट्टी हूँ जो इतना धान भी नहीं कमाता कि तुम्हें खिला सकूं। मैं अपना धान खुद जुटा सकती हूँ, अभी भी जुटा रही हूँ, बस तुम नहीं जुटा सकते। क्या? से हिम्मत। हर दूसरे तीसरे दिन तुम मुझे घर छोड़ने आते हो, पर बापू से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैं तो तुम्हारे लिए सोच रहा था कि मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में कैसे रहोगी। तुम यह सब कुछ मत सोचो, बस घर आकर बापू से बात करो। करूंगा, कब करोगे? बहुत जल्द। सच कहते हो? हाँ, अब चल यहाँ से। सूरज बुझ रहा है, फिर रास्ता नहीं दिखेगा। मुझे तो दिख रहा है। मुझे अभी दिख रहा है, और तुझे छोड़कर जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे नहीं दिखेगा। अब चल। ये क्या कर रहे हो? दिखता नहीं, घी में पान और लौंग डाल करके उसे गर्म कर रहा। और ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे नकली घी बिल्कुल असली मालूम पड़ती है। बेचते हो? अरे धत, असली घी खरीदेगा कौन? इतना तो महंगा होता है। इसीलिए हम नकली घी को बिल्कुल असली करके बेचते हैं। चुंदरी कहाँ है? आती हो, बैठो। है कहाँ? बनकू गई है, जमींदार के लड़के ने बुलाया है। जमींदार के लड़के ने क्यों बुलाया है? अब मुझे क्या मालूम, सवेरे की गई है, आती हो, बैठो। ओ बकला, रुकना जरा। देखो घी तैयार हो गया है, इसे वहां रख दे तू, मैं अभी आया। और हाँ, याद से
पियोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम कहाँ गई थी? प्रताप रेड्डी ने बुलाया था। तुम वहाँ क्यों गई थी? कैसे न जाती, मालिक ने बुलाया था, उनकी बात ना मानती तो। वहाँ पर क्या क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ? कोई नई बात नहीं हुई, वही हुआ जो सदा होता है। तुम वैसे हो। मैं नशे नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो। मैंने उसे साफ कह दिया है, वह मेरे साथ सब कुछ कर सकता है, पर मेरी छातियों को हाथ नहीं लगा सकता है। छातियों का हाथ न लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि बच्चा उसे दूध पिएगा। सुंदरी, क्या ये छातियाँ ही पवित्र होती है? क्या ये नाभि पवित्र नहीं होती जो बच्चे को रक्त देती है? क्या ये होठ पवित्र नहीं होते जो बच्चे को लोरी सुनाते हैं? क्या ये भुजाएं पवित्र नहीं होती जो बच्चे को अपनी गोद में सुनाती है? सुंदरी, तू तो सर्वांग पवित्र हो सकती थी, फिर किस लिए तेरी पवित्रता का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया? राधा, राधा मेरी बात तो सुनो। अगर मैं यहाँ जाती तो ढोला मेरे कमीले को आग लगा देता। राधा, अगर मैं यहाँ जाती तो ढोला सहसा राघव राव उठ खड़ा हुआ। क्योंकि एकाएक उसके दिल और दिमाग में इस सत्य का उदय हुआ क्योंकि एकाएक उसके दिलो दिमाग में इस सत्य का उदय हुआ कि ये आंसू आन की भूमि को ना सींच सकेंगे। ये आसमान की भूमि को ना सींच सकेंगे। इसके लिए किसान को अपना रक्त देना होगा। इसके लिए किसान को अपना रक्त देना होगा। वह चल पड़ा। उस रात वह घर नहीं लौटा। वो चल पड़ा, उस रात को अपने घर नहीं लौटा। वह वहां के लिए चल दिया जहां वह एक बार मिट्टी बनकर गया था। वो वहाँ के लिए चल पड़ा जहाँ वो एक बार मिट्टी बन के गया था। पर आज वह मिट्टी नहीं था, आज वह आजाद था। पर आज वो मिट्टी नहीं था, आज वो आजाद था। वह अपने हाथों में एक नया दर्पण लिए हुए था। वो अपनी आंखों में एक नया दर्पण लिए हुए था। वह एक रंगीन नकाशीदार पालकी उठाए एक नई दुल्हन की खोज में जा रहा था। सूर्य पे, सूर्य पे, सूर्य पे, सूर्य पे। पर जिस जीवन की कल्पना में लेकर शिवपुरम से आया हूँ। नमस्कार। बहुत काम लेते हुए दुल्हन से, इधर उधर का काम भी करवाते हैं पर देते कुछ नहीं। मैं तो रोज कहता हूँ कि पुलिस को बता दो, फिर देखना कैसे दोस्ती उतरती उस मादर जात बनिए। नहीं भाई, मुझे अपने गांव के श्याम पटेल और पुलिस पटेल की मिली भगत याद है। अगर पुलिस चाह रहे तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता। बनिए की शिकायत करके जेल नहीं जाना मुझे। वो बुरा है तो हुआ करे, जब झूठों का इलाज है तो सच बोलकर क्या फायदा? मेरे पागल मालिक की समझदार बेटी को कोई बेवकूफ ले जाए। बिजली गिरे, 3 बार गिरे। बड़ा तुम लोग तो नीरा बेवकूफ, इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करूं मैं कर? क्या इन लोगों की तरह शराब और चरस के दम लगाकर अपने मालिक को गालियां दूं? इन गालियों से मन की भड़ास तो मिट जाती, पर पेट की भूख दूर नहीं होती। भूख दूर करने के उपाय ये है कि मालिक तुझे खाता है, मालिक को सब्जी भाजी में, दाल आटे में, पान सुपारी, और यदि कुछ ना बने तो मौका देकर बनैनी का जेवर लेकर भाग जा। जवान है, सुंदर है, गांव से नया नया आया है, तेरे शरीर में अभी तो रक्त है। नहीं वेंकट, आंख का बदला आंख से लेने पर पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अरे ये तो जैसे को तैसा है भाई, जो हमें एक देगा हम उसे 2 देंगे, और जिसने एक ले लिया है उससे 100 छीन लेंगे। क्या मानो? नहीं, ये बेईमानी का रास्ता पाप की ओर जाता है। तो तू कहता है कि एक भ्रष्ट और पापी इंसान से 2 पैसे की बेईमानी पाप, और वे लोग जो पैसे, पद और ताकत पाने के लिए कोई भी बुरा काम करने से नहीं सकते,
जो जात धर्म और प्रांत के नाम पर लाखों जानों की बलि चढ़ा देते हैं, जो अपने आनंद के लिए गरीबों पर जुल्म करते हैं, उनकी माँ बीवी बहू की इज्जत को तार तार करते हैं। राघव राव, क्या वे पाप नहीं कर रहे हैं? लेकिन कानून भी कोई चीज है वेंकट। क्या तू उस कानून की बात करता है राघव, जो अमीरों के द्वारा गरीबों पर चलाया जाता है? मेरे पिशाच जैसे मालिक की अप्सरा जैसी बेटी को कोई राक्षस ले जाए। ऐसे मालकिन को कोई अजगर निकाल जाए। मेरे बंदर मालिक को कोई मदारी ले जाए। जगह जगह से चोरियां करके भागे। बीपीओ नाम बदले हैं और बीपीओ नाम बदलने को तैयार है। यहाँ तक कि ये पास पड़ोस और अन्य मोहल्लों में ये नौकर लोग जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं, तो मेरा भी हिस्सा होता है, पुलिस का भी। क्या भागो होता है। समझे? ये बिंदास चोरियां करो पर पकड़े मत जाना। ये तो गांजे का मजा उत्तम, शराब का मजा अति उत्तम, साथ में मांस का मजा तो सर्वोत्तम है। क्या बोलो? सर्वोत्तम है। समझे? लो, पियो। अरे पियो भाई। हाँ पियो पियो। नहीं, मैं चलता हूँ। बस एक बात कहूंगा वेंकट, कि तुम और तुम्हारे साथी मुझे भीमैया और दुर्गैया की याद दिलाते, जो कभी खेत वाले थे, फिर कमेरे बने, फिर बिट्टी बने, और बिट्टी से बन गए जमींदार और देशमुख के गुंडे। मैं अपने सामने चरस के दम में, शराब की बोतल में, पान में और कोकीन में उन जैसे अत्याचारी गुंडे को पैदा होते देख रहा हूँ। ये लोग जो कुछ सच्चाई, गुण और अच्छाई लेकर आए थे, उसे भी गंवा रहे हैं। पर मैं ऐसा नहीं बन सकता। मेरे बोतल जैसे मालिक की दारू जैसी बेटी को कोई कचहरी पी जाए। मेरे मच्छर जैसी मालकिन का कोई उंगलियों में मसल कर कीमा बना दे। मेरे जोकर मालिक को कोई सर्कस वाला ले जाए। राघव राव ने बनिए का काम बड़ी ईमानदारी और परिश्रम से किया। इस प्रकार उसने गांव में भी काम नहीं किया और इसका भी कोई परिणाम नहीं। एक दिन रसोई से एक थाली गुम हो गई और राघव राव पर आरोप लगाकर बनैनी ने उसे पीटा और बनिए ने पुलिस बुला ली, पर थाली किसी दूसरे ना बीमार पड़ गए। आप इसका समझ क्या था? वो तो मेरा मालिक भला आदमी है, उन्होंने रुपयों पैसे से मदद न की होती तो। इस दुनिया में मालिक कभी भला नहीं होता राव। तू बाकी रिक्शा वालों से अधिक काम करता है और मालिक को तुझसे ही सबसे ज्यादा आमदनी होती है, इसलिए इसने मदद की है, वो भी पूरी नहीं। तू अभी भी दुर्बल है। बस कमजोरी है थोड़ी। रिक्शा चलाते हुए दम फूलता है और सारे शरीर में पसीना है और ये खांसी। तुमने डॉक्टर साहब को नहीं बताया? बताया था, पर उन्होंने 2 महीने और आराम करने को कहा। अब मिट्टी काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? तो तुम यूनियन के मेंबर क्यों नहीं बने? ये मतलब दल टोली? नहीं भाई, मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ, ये सब नहीं समझता। छोड़ो ये सब, ये बताओ कि आज क्या क्या हुआ? कैसी सवारियां मिली तुम्हें? हाँ, कोई तितली बैठी की नहीं आज रिक्शा। और सच कहता हूँ भाई, रिक्शे में कोई तितलियां बैठी होती है ना, तो ना जाने कहाँ से सारे शरीर में फुर्ती आ जाती है। पर चाचा लड़कियों को रिक्शा में आराम से खींच लेता है। अब तू बता ना रहा, कोई चिड़िया बैठी की नहीं है? बताना राघव। किनकी बात बताऊं तुम्हें? उस कलंक बाबू की, जो ये जाने के लिए मुझसे झगड़ पड़ा, या उन विद्यार्थियों की जो तेज रिक्शा चलाने के जिद पर मुझ पर बिगड़ने लगे, या उन गुंडों की जो रात के अंधेरे में छुरा लिए घूमते हैं, या उन लफंगों की जो रिक्शा के पर्दे खींच लेते हैं और देह बेचने वाली औरतों से निपटते हैं और जरा सी खांसी आने पे मुझे गंदी गालियां देते हैं या दूसरे रिक्शा में चले जाते हैं। मौलवी जो रिक्शा को बंद गाड़ी की तरह उपयोग करते हैं, खद्दरधारी जो रिक्शा से पीकदारी का काम लेते हैं, बनिए जो रिक्शा को मालगाड़ी समझते हैं, या औरतें रिक्शा को बच्चों का अनाथ आश्रम समझती है। बोलो, किनकी बात बताए तुम्हें? मैं तो बस इतना जानता हूं कि गांव में मैंने गम खाना सीखा था
पर यहाँ आकर मुस्कुराना, दूसरों पे मुस्कुराना और खुद पे हंसना